ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है एफएम बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 एफएम और लेकर हाजिर हैं हम आप सभी के लिए हमारा खास कार्यक्रम एक हस्ती से मुलाकात। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कार्यक्रम एक हस्ती से मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश की किसी विशिष्ट हस्ती से। और आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं प्रख्यात शिक्षाविद और प्रखर वक्ता श्री अवनीश जी भटनागर से, जो कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली के महामंत्री भी हैं। आप बहुत ही प्रखर वक्ता हैं और दोस्तों, अवनीश भटनागर जी के विभिन्न विषयों और मुद्दों पर 100 से भी अधिक लेखों का प्रकाशन हुआ है। 50 से भी अधिक पुस्तकों के प्रकाशन में आपका संपादन सहयोग भी रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भटनागर जी का एक विशिष्ट स्थान है। दोस्तों, ऐसे ही प्रख्यात शिक्षाविद और प्रखर वक्ता श्री अवनीश भटनागर जी से आज करेंगे हम मुलाकात और उनसे विशेष चर्चा की है श्री संदीप कुलश्रेष्ठ जी ने। तो आइए सुनते हैं हमारा खास कार्यक्रम एक हस्ती से मुलाकात। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आज रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अवनीश भटनागर जी। हमारा सौभाग्य है कि आप देश भर में शिक्षा को लेके चर्चा करते रहते हैं, विद्वान हैं और आज रेडियो दस्तक के श्रोताओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हमारे देश को क्या फायदा है, केंद्र सरकार द्वारा जब इसे लागू किया गया तो उसके क्या आशय हैं। हमारे साथ अवनीश भटनागर जी, आपका स्वागत है रेडियो दस्तक के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपके यहाँ मुझको आने का अवसर मिला, ये मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है और उज्जैन के निवासियों के साथ बात करने का अवसर मिला, ये भी सौभाग्य है। भटनागर जी, सबसे पहले मैं प्रश्न ये करना चाहूंगा कि विद्या भारती बहुत एक बड़े संस्थान है जो देश भर में शिक्षा को लेकर कार्य कर रहा है। इस बारे में हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं को आप कुछ जानकारी दें और जिससे वो भली भांति परिचित हो सके। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, इस नाम से ये संस्था 1952 से देश में काम कर रही है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद 1950 में प्लानिंग कमीशन बन गई, योजना आयोग। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना चालू हो गई, परंतु अंततः इस पूरे देश में जिन चीजों को लेकर आवश्यकताएं थी, ऐसे विभिन्न विषयों पर नीतियां बननी शुरू हुई, परंतु शिक्षा जिससे जीवन का निर्माण होता है उस पर कोई बहुत पहल नहीं। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन आया, उसकी रिपोर्ट के आधार पर देश की शिक्षा के संबंध में विचार प्रारंभ हुआ। समाज के कुछ विद्वज्जनों ने, जिनको ऐसा लगता था कि सरकार यदि कुछ नहीं कर रही है तो भी हमको समाज के लिए देश में शिक्षा का एक वातावरण निर्माण करना चाहिए। अंग्रेजों ने हमारी जिस शिक्षा पद्धति को नष्ट किया था, जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शब्द कहा था कि हमारा शिक्षा का एक सुंदर वृक्ष था जिसको अंग्रेजों की शिक्षा नीति ने ध्वस्त कर दिया, उसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है जी। और इसलिए विद्या भारती नाम से नहीं, सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नाम के स्थान पर यह कार्य प्रारंभ हुआ। उद्देश्य था इस देश को एक सच्चरित्र, देश के प्रति भक्तिभाव रखने वाले, देश के लिए कुछ कर गुजरने को तैयार और इस प्रकार की एक पीढ़ी जो इस देश को अपना देश, इस समाज को अपना समाज समझे। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की शिक्षा भी हो जीवन में, ऐसा सिखाने वाली शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए यह कार्य प्रारंभ हुआ था। आज पूरे देश में ये काम समाज के आधार पर, समाज के सहयोग से चलता है। हम पूरे देश में कहीं भी कोई सरकारी सहायता, ग्रांट इन एड जिसे कहते हैं, नहीं लेते। इसके बाद भी वह एक विद्यालय आज बढ़कर यह संख्या 24,000 के आसपास पहुंच गई है। और हम केवल नगरीय क्षेत्रों में बड़े विद्यालय चलाते हैं ऐसा नहीं, तो समाज का वह क्षेत्र भी जिसे हम वंचित कह सकते, कोई जम्मू कश्मीर का घाटी क्षेत्र होगा, कोई पूर्वोत्तर का असम के ऊपर के जो राज्य हैं जहाँ पर शिक्षा का काम नहीं है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र होंगे, कुछ तटवर्ती सीमावर्ती क्षेत्र होंगे जहां समाज के लोगों के पास इतना धन नहीं है कि वो अपने बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर सकें, उनके लिए हम वहां पर भी निःशुल्क विद्यालय चलाते हैं, कहीं संस्कार केंद्रों के रूप में, कहीं पर एकल विद्यालयों के रूप में। ऐसे ही महानगरों में
जिनको सरकार ने स्लम या मलिन बस्ती नाम दिया है, तो हमारी सेवा की उनको आवश्यक। वहां पर भी सरस्वती संस्कार केंद्र नाम से ऐसे चलने वाले निःशुल्क विद्यालय हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग में शिक्षा और संस्कार जाना चाहिए, इसके लिए विद्या भारती पिछले 70 वर्षों से कार्यरत है। ये बहुत अच्छा बताया। ये रेडियो दस्तक के श्रोता को सुनकर ये बहुत अच्छा लग रहा होगा कि देश भर में 24,000 से अधिक सरस्वती विद्या मंदिर मौजूद है और ऐसे क्षेत्रों में भी है जहां कोई पहुंच नहीं सकता या जिनको आवश्यकता है ऐसे स्थानों पे है। भटनागर जी, खास तौर से देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बहुत बात हो रही है, आम आदमी सुन रहा है, हर जगह बात हो रही है। तो क्या वास्तविक राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी है लागू की जा रही है वो क्या है? एक आम आदमी कैसे समझे उसको? वाह, आपने प्रश्न बिल्कुल इस समय का ज्वलंत प्रश्न जिसे कह सकते हैं रेडियो दस्तक के श्रोताओं के लिए यह विषय आपने बहुत महत्वपूर्ण पूछा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विषय प्रारंभ तो 2015 से हो गया था, परंतु 2020 में बीच में कुछ कोरोना का प्रभाव रहा और 2020 की 29 जुलाई को सरकार के द्वारा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई। मैं बहुत लंबा नहीं, क्योंकि वो अपने आप में पूरा एक विस्तृत विषय है, फिर भी कुछ प्रमुख बातें जिससे मुझे लगता है कि हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग को, रेडियो दस्तक के श्रोताओं को अवगत होना चाहिए, ऐसी कुछ बातें आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। सबसे प्रमुख बात तो जिसको लेकर ये शिक्षा नीति का पहला ही अंश कहता है, भारत की शिक्षा भारत केंद्रित बनाने का प्रयास। अब ये बड़ी विशेष बात है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी क्या भारत की शिक्षा भारत केंद्रित नहीं है? जैसे मैंने अभी कहा था, अंग्रेजों द्वारा हमारी शिक्षा की व्यवस्था में उनको जिस प्रकार ने कर्मचारी तैयार करने थे, उस प्रकार के लोगों की शिक्षा की व्यवस्था की गई। परंतु इस देश के संसाधनों का उपयोग, इसलिए मानव संसाधन इस देश के विकास में, इस देश की प्रगति में आगे बढ़े, ये आवश्यक है। शिक्षा के भारत में 3 उद्देश्य कहे गए हैं। मैं थोड़ी शास्त्रीय बात कहता हूँ, शिक्षा शास्त्र का विषय, पेडागोजिकल विषय है। जी बिल्कुल। सामान्यतः हम ये मानते हैं शिक्षा का अर्थ कैरियर चुनना, शिक्षा का अर्थ रोजगार परक शिक्षा, ऐसा बार बार शब्द सुनते हैं हम, परंतु भारत में शिक्षा का उद्देश्य इससे थोड़ा अलग। भारत में शिक्षा के 3 लक्ष्य कहे गए हैं। पहला लक्ष्य है विश्व का कल्याण। ये विश्व का कल्याण इतना व्यापक लक्ष्य है, तो उसके लिए एक स्टेप, एक उसकी सीढ़ी नीचे कहा गया देश की प्रगति। सभी देशों की प्रगति होगी तो स्वाभाविक रूप से विश्व का कल्याण होगा। शांति व्यवस्था बनी रहे, सब देशों में प्रगति हो तो स्वाभाविक है विश्व का कल्याण। लेकिन ये कैसे होगा? देश की प्रगति के लिए आवश्यक है कि एक एक व्यक्ति का विकास हो। देश की प्रगति के लिए आवश्यक है कि देश के सभी नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ये शिक्षा का तीसरा परंतु मूलभूत लक्ष्य है। एक एक व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होगा तो देश की प्रगति होगी, और देश की प्रगति होगी तो का। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दृष्टि को ध्यान में रखी गई है। 2 विशेष शब्द उपयोग किए गए हैं। पहला है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अनिवार्यता है, आवश्यकता है, ऐसा यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य कहा जा सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता भी होनी चाहिए और सभी के लिए होनी चाहिए, समाज का प्रत्येक वर्ग शिक्षित हो, ऐसा प्रयास इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया है। अब शिक्षा की गुणवत्ता, संदीप जी, शिक्षा हम लोग व्याकरण में पढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने जो इन्हें हम छू नहीं सकते, मिठास, चिकनाई, इन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, अनुभव करते। अनुभव। शिक्षा भी ऐसा ही, संस्कृत का शब्द है अमूर्त, दिखाई नहीं देता। शिक्षा भी अमूर्त विषय है। यह अमूर्त विषय का मूर्त रूप तो शिक्षक है। शिक्षा की गुणवत्ता तब अच्छी होगी जब शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी होगी। शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण बात जी। किसी भी देश की शिक्षा उस देश के शिक्षकों के स्तर से ऊंची नहीं हो सकती। जैसे शिक्षक होंगे वैसे देश की शिक्षा भी होगी, और इसलिए शिक्षकों की शिक्षा यह एक विषय। कुछ जो परिवर्तन किए गए हैं वो भी मैं रेडियो दस्तक के श्रोताओं के लिए निवेदन करता हूँ। अभी तक हम लोग, मध्य प्रदेश के श्रोताओं को ध्यान में होगा, आप में से अनेक श्रोताओं ने 11वीं कक्षा की हायर सेकेंडरी पास की होगी और उसके बाद कॉलेज में गए हो। अभी परिवर्तन हुआ तो 10+2 आया, 10वीं कक्षा में हाई स्कूल, उसके बाद 12th और उसके बाद फिर कॉलेज में जाते थे। अभी कॉलेज के पहले, यानी जैसे हम स्कूली शिक्षा कहते हैं, इस स्कूली शिक्षा को अब 4 हिस्सों में बांट। तो परिवर्तन क्या क्या आया? एक परिवर्तन आया कि जो अभी तक जिसको पब्लिक स्कूल्स, कॉन्वेंट्स या अन्य इस प्रकार के जो संस्थाएं थी, शैक्षणिक संस्थाएं, जिसको औपचारिक शिक्षा का हिस्सा नहीं मानते थे, यानी पहली कक्षा के पहले की शिक्षा, सामान्यतः इसको प्रचलित भाषा में नर्सरी, KG 1 और KG 2 या लोअर KG, अपर KG कहा जाता है,
अब वे भी औपचारिक शिक्षा का हिस्सा हों। जी। तो इस प्रकार से यह जो पहली कक्षा से पहले की 3 कक्षाएं, जी पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, फर्स्ट और सेकंड, जी इन 5 का पहला ग्रुप बनाया गया। बिल्कुल। इसको नाम दिया गया ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये शिशु अवस्था में बच्चों की सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती सबसे है ज्यादा। और इसलिए उनके अंदर उत्सुकता, जिज्ञासा बहुत होती है, जी। इसलिए हर चीज सीखना चाहते हैं। इसलिए ये 5 वर्ष का पहला समूह। इसकी विशेषता है, इसके लिए जो शब्द उपयोग किए गए, यह शिक्षा बैगलेस, बुकलेस, वाह। एग्जामिनेशन लेस, होमवर्क लेस, फियरलेस, स्ट्रेसलेस होगी। जी यानी न बच्चों को परीक्षा का भय होगा, न उन्हें होमवर्क करना होगा, न उनको क्लास में कोई बस्ता लेकर आना पड़ेगा। अभी बच्चों के ऊपर बस्ते का बोझ कई बार बच्चों के अपने वजन से अधिक हो जाता है। जी इससे मुक्ति ये दूसरी कक्षा तक के बच्चों के लिए दी। जी जी इसके बाद 3rd, 4th, 5th, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा का दूसरा समूह होगा, 6, 7, 8 का तीसरा समूह होगा और 9, 10, 11, 12 जो जिन्हें हम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कहते हैं, ये चौथा समूह होगा। जी। यानी आज की जो व्यवस्था 10+2+3 कही जाती है, या स्कूली शिक्षा में जैसे 10+2 है, वह अब 5+3+3+4 ऐसी व्यवस्था होगी। जी 2-3 और छोटी छोटी विशेषताएं जुड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि ये जो शिशु अवस्था की, उसमें परीक्षाएं नहीं होंगी, पाठ्य पुस्तकें नहीं चलेगी, पुस्तकें होंगी लेकिन वो शिक्षकों के लिए होंगी, गाइड बुक्स, जिसको कैसे ECC कहा गया है। ECCE कहा गया है। उसमें बच्चों के लिए कोई होमवर्क या टेक्स्ट बुक्स नहीं हो, शिक्षकों को वो कैसे सिखाएं इसकी व्यवस्था हो। खेल खेल में शिक्षा, इस प्रकार की उसकी व्यवस्था है। 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास का जो दूसरा 3 का समूह है, जी इसमें स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास को एक अनिवार्य विषय करके जोड़ा गया। मतलब खास तौर से कौशल विकास 6ठी, 7वीं, 8वीं। ये आयु है जिसमें बच्चों के ऊपर न तो बोर्ड परीक्षा का बहुत स्ट्रेस रहता और न ही, यानी वो आयु होती है जिसमें वो सामान्यतः किशोरावस्था की शुरुआत है। जी। और इसलिए बच्चे उस समय इन चीजों को सीखने में उनकी रुचि भी रहती है। जी। और इसलिए ये कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को बैगलेस 10 डेज, ऐसा बिना बस्ते के वर्ष में 10 दिन आना है और उसमें उनको विभिन्न प्रकार के कौशल सिखाए जाएंगे। अब कौशल माने केवल कंप्यूटर के कौशल नहीं होते, वो इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं, प्लम्बर का काम सीख सकते हैं। उसका उद्देश्य उनको कोई रोजगार युक्त तो 10 दिन सीख कर नहीं बन सकते, परंतु एक तो 3 कक्षाएं यानी 6, 7, 8 में हर साल 10 दिन, तो कुल मिलाकर 30 दिन का एक प्रशिक्षण हो गया उनका किसी एक विषय का। जी दूसरा, जिसको हम कहते हैं कि नई पीढ़ी, श्रम के प्रति उसका सम्मान का भाव नहीं है। जो मैनुअल काम करने वाले लोग हैं, उनको लेकर नई पीढ़ी को लगता है अरे ये छोटे लोग हैं समाज के, इसलिए ये जो श्रम के प्रति एक श्रद्धा का भाव होना चाहिए वह उनके मन में आए। अभी तो ये माना जाता है ना कि जो लोग लकड़ी का काम या कोई बागवानी का काम या लोहे का काम, चमड़े का काम, प्लम्बर का काम, ये सब करने वाले लोग, ये तो हम वे आते हैं, हम उन्हें पैसा देते हैं तो उनका जीवन चलता है। परंतु यह काम भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बिना हमारे काम रुकते हैं। ये भी स्किल है, ये स्किल हैं और इन स्किल्स को मिट्टी के बर्तन बनाना, दोने पत्तल बनाना, यह सब भी प्रकार की चीजें, बांस के, बेम्बू के सामान बनाना, ऐसे बहुत सारे प्रकार की अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन होने वाली छोटी छोटी चीजों की प्रोसेसिंग करना, यह भी बच्चों को आना चाहिए। वो उसे व्यवसाय के तौर पर बाद में उनको लगेगा उपयोगी है, कर सकते हैं, नहीं करेंगे आगे कुछ भी पढ़ाई करेंगे तो अच्छा है, लेकिन उनके हाथ में एक विशेष गुर, एक विशेष उनको काम करने की पद्धति मालूम होगी, ये कौशल उनके अंदर आए, यह उसका उद्देश्य है। कक्षा 9, 10, 11, 12 में एक और विशेष बात है जिसको सुनकर थोड़ा रेडियो दस्तक के श्रोताओं को अच्छा भी लगेगा जी, और लागू होगा तो थोड़ा आश्चर्य भी होगा। जी, जी। अभी तक हम बताते हैं 11वीं कक्षा में तुमको क्या विषय, जी। विद्यार्थी से पूछा जाता है साइंस में जाना तो बायो लेना कि मैथ्स लेना। जी। CBSE एफिलिएटेड विद्यालय हैं तो बायो और मैथ्स दोनों भी लिया जा सकता है, फिर आपको कोई एक विषय छोड़ना होता है। ये भाषा पढ़ना अभी बच्चों के ऊपर ये छोड़ा जाएगा कि वो क्या विषय पढ़ना चाहते हैं, यानी उसका निर्णय न विद्यालय करेगा न अभिभावक करेंगे। बच्चों की रुचि जिस क्षेत्र में होगी, हो सकता है किसी बच्चे को लगता है कि मैं फिजिक्स के साथ म्यूजिक, फिलोसॉफी बड़ा परिवर्तन और संस्कृत ऐसा पढ़ना चाहता हूं, तो वो इस प्रकार के भी विषयों के योजना कर सकता है। मेरी रुचि फिजिक्स में भी है और मेरी रुचि संगीत में भी है, तो मैं संस्कृत में भी है, तो मैं भाषा के तौर पर संस्कृत सीख सकता हूं, एक विषय के रूप में संगीत ले सकता हूं। और ऐसा कहें तो संगीत और फिजिक्स, भौतिक विज्ञान भी तरंगों के आधार पर ही शिक्षण देता है और संगीत भी तरंगों के बिना तो नहीं हो सकता। हम कुछ गाते हैं तो भी तरंगे हैं ध्वनि की, और कुछ वादन यंत्र बजाते हैं तो भी ध्वनि
तरंगे ही हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से इन चीजों को समझना यह भी आवश्यक। तो कक्षा 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थी इस दृष्टि से भी सोच सकते हैं कि वो अपने कैरियर को किस दिशा में ले जाएं। अब उनको फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स पढ़ने की अनिवार्यता नहीं है जी। वे अपनी रुचि से भी विषयों का चुनाव कर सकते हैं जी। तो ऐसी ये शिक्षा नीति को लेकर दो और छोटी छोटी बातें बताता हूँ। जैसे मैंने बात की शुरुआत में संदीप जी आपसे कहा जी कि शिक्षा का मूर्त रूप तो शिक्षक है, उसकी गुणवत्ता जैसी होगी वैसा ही देश की शिक्षा होगी। जी बिल्कुल। इसलिए ये अनिवार्यता रखी गई है एक विशेष कॉम्प्रहेंसिव रूप से, यानी समेकित रूप से एक कैरियर डेवलपमेंट का प्रोग्राम, यानी उनमें वो भी प्रोफेशन है। जैसे हम कहते हैं वकालत प्रोफेशन है। हाँ। तो अगर कोई वकील नए कानून नहीं जानेगा तो वो अपने केस नहीं लड़ सकता। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर नई पद्धतियां नहीं जानेगा तो पुरानी पद्धति से इलाज आज नहीं होते। शिक्षक भी एक प्रोफेशन, और इसलिए उसका भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। इसलिए शिक्षा नीति ने, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, अथवा विश्वविद्यालय हो, अथवा कोई भी प्राइवेट पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल हो, सभी शिक्षकों के लिए 50 घंटे प्रति एकेडमिक सेशन, एक शैक्षिक सत्र में 50 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण ये रखा। और उसका उद्देश्य शिक्षण की नई पद्धतियां सिखाना, जिस विषय का वो शिक्षण कर रहे हैं उस विषय में होने वाले नए परिवर्तन। ये केवल साइंस का सब्जेक्ट में होता है कि फिजिक्स में नई रिसर्च हो गई, मेडिकल साइंस में, बायोलॉजी में नई रिसर्च हो गई, ऐसा नहीं। इतिहास की भी 20 वर्ष पहले जो घटना थी वो आज इतिहास है। तो इतिहास के तथ्य, भूगोल के तथ्य, व्याकरण में नए नियम, साहित्य की नई रचना के भाषा में, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में नई नई चीजें आ रही हैं। हमारे शिक्षक, मैं कभी कभी हंसी में कहता हूँ, आपको भी सुनकर लगेगा, आज स्कूली शिक्षा की बात, तो आज 12वीं क्लास तक पढ़ने वाला कोई भी बच्चा ऐसा, मुझे देश भर में मैं घूमता हूँ, कोई आज तक ऐसा नहीं मिला जिसका जन्म 2000 के पहले यानी 1998, 99 में हुआ हो और अभी वो 12वीं कक्षा में ही। हम इसे कहते हैं 21वीं सदी है, ये 21st सेंचुरी के बच्चे। और मुझे कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं मिला जिसका जन्म 2000 के बाद हुआ हो। सभी शिक्षक 20वीं शताब्दी के हैं, सभी विद्यार्थी स्कूली शिक्षा में 21वीं शताब्दी के हैं। बिल्कुल ठीक। अब समस्या क्या है कि 21वीं शताब्दी के बच्चों को, विद्यार्थियों को 20वीं शताब्दी के शिक्षक अगर 19वीं शताब्दी की पद्धति से पढ़ाएंगे तो तालमेल गड़बड़ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए महत्वपूर्ण बात, नए परिवर्तन आ रहे हैं, उनके साथ उनको जानना और उनको एडॉप्टेबिलिटी, उनको स्वीकार करना, उनको अपने व्यवहार में लाना। शिक्षा नीति या कोई भी नीति, अगर मैं कहूँ कि सब कृषि को लेकर कोई नीति बनाई गई तो कृषि की नीति तो तभी लागू होगी जब वो किसान तक, खेत तक पहुंचेगी जी। ऐसे ही अगर शिक्षा नीति है तो स्वाभाविक है कि शिक्षा की नीति तो तब सफल होगी जब वो क्लासरूम तक पहुंचेगी। कक्षा शिक्षण में अगर उसका उपयोग हमारे शिक्षक नहीं कर पाएंगे तो कितनी भी अच्छी नीति सरकार बना दे उसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। तो मुझे लगता है इस दृष्टि से यदि विचार करें तो हमारे पास एक बड़ा अवसर है शिक्षकों की गुणवत्ता का विकास करने का जी। और इसलिए जैसे मैंने कहा, ये जो पहला शब्द मैंने उपयोग किया ECCE, नीति आ गई, नीति के आधार पर पाठ्यचर्या कहा जाता है। ECCE की पाठ्यचर्या की घोषणा सरकार ने कर दी है। आगामी सत्र से यानी अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र से वो लागू भी हो जाएगा विद्यालयों में। लेकिन इसके अलावा स्कूली शिक्षा पर, टीचर्स एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा पर और प्रौढ़ शिक्षा पर अभी ECCE निर्माण का काम चल रहा है। तो वह काम मेरा अनुमान है, जैसा पिछले किसी एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री जी ने कहा भी था कि हम प्रयास करेंगे कि 2024 आते तक हम सभी ने भी ये NCF है, कुरिकुलम फ्रेमवर्क है, वो जारी कर सके। ऐसा मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पर उसका प्रयास चल रहा है। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री अवनीश भटनागर जी, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेके बहुत अच्छी बातें हमें साझा की, हमें जानकारी दी है। और मैं अपने रेडियो दस्तक के श्रोताओं को वो एक प्रकार से कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हो चुकी है उसके जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें ध्यान रखना होंगे कि अब नर्सरी, KG फर्स्ट, KG सेकेंड, पहली दूसरी जो नई शिक्षा नीति कह रही है उसमें इन बच्चों को न परीक्षा का भय होगा, न किताबों का होगा, न होमवर्क का होगा, न बस्ते का होगा। तो खास बात ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों के सीखने का समय होता है और उन्हें स्वतंत्रता से सीखने दिया जाए। उसी प्रकार से जो सीधे क्लासेस मतलब विषय ले लिया करते थे, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी कह रही कि विद्यार्थियों में कौशल विकास होना चाहिए,
तो 6वीं 7वीं 8वीं में कौशल विकास को लेके बातें सिखाई जाएंगी। पूरे वर्ष में उन्हें खास तौर से वो जिस स्किल में रुचि रखते होंगे, जिस बात को सीखने में रुचि रखते होंगे, वो उन्हें सिखाया जाएगा। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि 11वीं और 12वीं में जब हमें विषय लेने का मौका आता है और हम विषय चयन जब करते हैं तो उसमें सोचा जाता है कि हम मैथ्स लेंगे तो फिर हम बायो नहीं पढ़ पाएंगे, बायो लेंगे तो हम कुछ और विषय नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस बार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें खास बात यह है कि कोई भी विद्यार्थी चाहे वो मैथ्स ले रहा हो उसमें अपने रुचि के विषय ले सकता है, वो बायोलॉजी ले रहा है तो अपने रुचि के विषय ले सकता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारी जानकारी में साझा की है। और इसी तरह से मैं अब इसका जो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक जो महत्वपूर्ण बात शिक्षा नीति पे आ रही है कि यह भारत केंद्रित शिक्षा नीति हो, तो इसका आशय क्या है? वाह, ये प्रश्न आपने वास्तव में बड़ा रोचक भी है और बहुत आज के समय के एक प्रकार से विचारणीय प्रश्न भी है। भारत की शिक्षा, भारत को बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं विश्व गुरु बनना है। तो ये विश्व गुरु बनना माने सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने वाला भारत बने। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, बायो साइंसेज में, एटॉमिक एनर्जी में, जी, ज्ञान के विज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें भारत आगे बढ़े, तेजी से प्रगति करे, यह एक उद्देश्य है। जी। और स्वाभाविक रूप से हमारी अगली पीढ़ी तभी अपने देश के लिए काम करेगी जब उसके मन में यह भाव हो कि यह मेरा देश है और मुझे इसकी प्रगति के लिए कार्य करना है। जी। यह गौरव का भाव जागरण होना। जी। देश के प्रति गौरव यदि नहीं होगा तो जिसे हम ब्रेन ड्रेन समस्या कहते हैं, जी, जी। विद्यार्थी यहाँ के संसाधनों से पढ़ते लिखते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं और सेवा करने विदेशों में जाते हैं। तो विदेश में जाना खराब बात नहीं, परंतु वहां जाकर भी या यहाँ रहकर भी यदि अपने देश के लिए उसने कुछ नहीं सोचा, जी। तो ऐसा शिक्षित व्यक्ति कैसे शिक्षित कहा जा सकता है जो अपने देश के, अपने समाज के भले के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। जी। तो भारत केंद्रित शिक्षा का सामान्य मोटा सा अर्थ यह है कि शिक्षा का वह स्वरूप जिसमें भारत के प्रति गौरव का जागरण हो, अपने अतीत के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने ज्ञान विज्ञान की परंपराओं के प्रति। और इसीलिए शिक्षा नीति में विशेष रूप से नॉलेज ऑफ इंडिया को एक विशेष उद्देश्य के साथ जोड़ा गया है। जो 25 फोकस एरियाज तय किए गए हैं जी। उसमें एक एरिया का नाम ही है क्रॉस कटिंग एरिया। क्रॉस कटिंग थीम्स यानी जिन विषयों का शिक्षण करते हुए आपको अलग से टाइम टेबल में जगह नहीं दी जाएगी, यानी पीरियड नहीं होगा, अलग से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, अलग से पाठ्य पुस्तक या सिलेबस नहीं होंगे, ऐसी शिक्षा कैसे हो सकती है? तो इसमें जो विषय रखे गए हैं वे वही विषय हैं जिनके लिए अलग से पाठ्यक्रम, अलग से पुस्तकें, अलग से शिक्षक, अलग से टाइम टेबल में पीरियड, इसकी जरूरत नहीं है। यानी आप कुछ भी पढ़ाइए, आप गणित पढ़ाइए तो भी बताइए कि गणित के क्षेत्र में भारत के गणितज्ञों का क्या योगदान, रामानुजन ने क्या किया, ये हमारे देश का व्यक्ति, हमारे देश का विद्यार्थी नहीं जानेगा तो गौरव भाव नहीं होगा। मुझे अपने पूर्वजों के प्रति गौरव होगा, इस देश के वैज्ञानिकों के प्रति गौरव होगा, तो मैं भी वैसा बनने का, मेरे रोल मॉडल्स उनमें से कोई चुने जाएंगे। हाँ, तो कोशिश हुई, इसलिए प्रयास हुआ है। इसी प्रकार के अन्य विषयों में नॉलेज ऑफ इंडिया के अलावा वैल्यू एजुकेशन, संस्कारों की शिक्षा जिसको हम कहते हैं, ये एक जेंडर एजुकेशन, ये इन विषयों को जोड़ते हुए इस शिक्षा को और बहुआयामी बनाने का जो प्रयास है, ये मुझे लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फोकस है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का थ्रस्ट एरिया है। और इस पर सरकार भी काम कर रही है, शिक्षा क्षेत्र का संगठन होने के कारण विद्या भारती भी इस क्षेत्र में काम कर रही है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह उद्देश्य पूरा होगा यदि संपूर्ण समाज का सहयोग मिले। शिक्षा समाज का ही विषय है। रेडियो दस्तक के श्रोताओं को आज बहुत अच्छा लगा होगा कि विद्या भारती के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अवनीश भटनागर जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो मूल उद्देश्य है उनको हमारे बीच में साझा किया। हमें बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके और निश्चित तौर पर रेडियो दस्तक के श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा। और बहुत कम समय हमें मिला है, बातें बहुत सारी हैं और किसी समय इनसे बात करेंगे क्योंकि शिक्षा को लेके एक विस्तृत जानकारियां लोगों तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। हमारे स्टूडियो में आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में रुचि दिखाते हुए इस विषय को धैर्य से, धैर्य से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों
अभी आप सुन रहे थे आपके अपने रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर विशेष कार्यक्रम एक हस्ती से मुलाकात, जिसमें आज के हमारे विशिष्ट अतिथि थे प्रख्यात शिक्षाविद और प्रखर वक्ता श्री अवनीश भटनागर जी, जिनसे हमें देश की शिक्षा नीति के बारे में आज बहुत कुछ जानने को मिला। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा, और अगर कार्यक्रम से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है आपके मन में या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। साथ ही रेडियो दस्तक से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों की जानकारियों के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट और यूट्यूब पर। दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम एक हस्ती से मुलाकात की अगली कड़ी में हम फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे देश की किसी विशिष्ट हस्ती से। तब तक के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए आपके अपने रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के साथ। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।